आज हम ब्रेन डेथ और ऑर्गन डोनेशन के विषय पे चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनके कि ऑर्गन फेल हो रहे होते हैं और उनको ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। और इसी समय पे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अपने ब्रेन का फंक्शन ख़त्म हो जाने की वजह से उनको मृत्यु हो चुकी है और उनके ऑर्गन से जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उनको हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इस विषय में सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो ये है कि ब्रेन डेथ और कोमा में फ़र्क क्या है। तो ब्रेन डेथ और कोमा बाहर से देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि कोमा एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर कि हमको उम्मीद है और ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिनको कि हम जांचों से पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का ब्रेन का फंक्शन चाहे थोड़ी सी ही मात्रा में से ही वापस आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोमा का पेशेंट जिसका ब्रेन का फंक्शन वापस आ जाएगा वो पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाने में सक्षम वापस आ जाए, लेकिन चूंकि जब तक सांस तब तक आस वाली सिचुएशन होती है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब तक हमारे पास जरा सी भी उम्मीद है कि उसके ब्रेन का फंक्शन वापस आ सकता है, हम उसको कोमा की स्थिति कहते हैं। अब बात आती है ब्रेन डेथ की। ऐसी कुछ जांचें होती हैं जो कि हमारी एक टीम करती है और ये एक टीम डिफाइंड होती है और ये हमारे देश का एक ऑर्गन डोनेशन एक्ट है जिसके अंतर्गत ऐसी कमेटी हर अस्पताल में बनाई जाती है और उस अस्पताल में न्यूरोसर्जन, ईएनटी के डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट और कुछ और भी कमेटी के मेंबर्स होते हैं जो मिल के ही डिसाइड करते हैं कि ये मरीज ब्रेन डेथ हो गया है कि नहीं हुआ है। और उस स्थिति के अंदर हम जब ये कमेटी ब्रेन डेथ डिक्लेयर करती है तब हम ब्रेन डेथ की बात करते हैं। अब अगला प्रश्न ये होता है कि जैसे ही कमेटी ने कहा कि ब्रेन डेथ डिक्लेयर हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही कमेटी ने ये कहा कि ये ब्रेन डेथ डिक्लेयर हो गई है, तब जो वहाँ की टीम होती है जो कि पुनः हमारे कानून के अंतर्गत बनाई गई होती है और जिसके अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि उन डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स और बाकी लोग ना शामिल हों जो इस ट्रांसप्लांट ऑर्गन का दूसरे मरीज में प्रत्यारोपण करने वाले हैं। ये लोग मरीज के जो नियर एंड डियर हैं, घर वाले हैं, उनको बैठ के काउंसिल करते हैं, उनको समझाते हैं कि क्या समस्या है, क्या हुआ है उनके मरीज के साथ और उनके मरीज की इस समय स्थिति क्या है। फिर यदि हमें लगता है कि वो ये मानसिक स्थिति में हैं कि हमारी इस बात को समझ सकें और इसको पॉजिटिवली समझने की कोशिश कर सकें, तब हम उनको एक ये ऑप्शन देते हैं कि अगर वो चाहें तो अपने मरीज के ऑर्गन से बहुत सारे और मरीजों की ज़िंदगी बचाने में सहयोग कर सकते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कभी कभी कि जो व्यक्ति जिसकी की ब्रेन डेथ हुई है उसने अपने जीवन काल में कभी ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज किया हो। ऐसे प्लेज करने का सिस्टम होता है, उसके कार्ड्स होते हैं और जो लोग प्लेज करते हैं वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे भी लिखवाते हैं ताकि किसी को भी, पुलिस वाले को या जिसको भी वो व्यक्ति अगर रोड एक्सीडेंट के बाद या किसी भी चीज़ के बाद में अगर पता चलता है तो ये पता हो कि हाँ इस आदमी ने प्लेज किया हुआ है। लेकिन उसके प्लेज करने के बावजूद भी जो अंतिम निर्णय है कि परिवार उसका ऑर्गन डोनेट करने के लिए सहमति देगा कि नहीं देगा, ये उसके परिवार का होता है। और परिवार में भी जो बिल्कुल इसलिए कानूनन रूप से सक्षम होते हैं, जैसे पति पत्नी, माता पिता, वयस्क बच्चे, यही लोग ये कंसेंट दे सकते हैं कि हाँ हमारे मरीज के ऑर्गन्स का यूज़ बाकी और जो ज़रूरतमंद मरीजों हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगली समस्या ये उत्पन्न होती है कि इस स्थिति के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को मैच करने का समय नहीं होता है। तो जब हम ब्रेन डेथ व्यक्ति से ऑर्गन निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हम सिर्फ ब्लड ग्रुप के ऊपर बात करते हैं।
इसके अलावा कुछ ऑर्गन्स जैसे हृदय के लिए और फेफड़े के लिए हमें जिस व्यक्ति के लिया जा रहा है और जिस व्यक्ति में जाने की संभावना है उसके चेस्ट की कैविटी के साइज़, जिसका कि एक अंदाज डोनर की बॉडी वेट, हाइट और बॉडी सरफेस एरिया से लग सकता है, उसको भी ध्यान करना पड़ता है। लेकिन प्राइमरी जो डिसीज़न होता है वो ब्लड ग्रुप का होता है। यदि ब्रेन डेथ व्यक्ति ए पॉजिटिव है तो वो ए पॉजिटिव को मिलेगा, अगर ए निगेटिव है तो ए पॉजिटिव ए निगेटिव दोनों को मिल सकता है। और इसी तरीके से जैसे ब्लड डोनेशन होता है उसी तरह का सिस्टम होता है। अब कई बार ये प्रश्न होता है, बहुत सारे लोग ये सुनते हैं जो शब्द हैं नोटो, सोटो, रोटो, तो ये बात आती है कि ये हैं क्या। तो जो हमारा थोरेसिक ऑर्गन डोनेशन एक्ट है भारत सरकार का, उस एक्ट को सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अडॉप्ट किया है और अब ये पूरे देश में लागू है बहुत सारे सालों से। इस एक्ट के अंतर्गत इन्होंने एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको नोटो कहते हैं, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन 4 या 5 रीजन्स की हैं हमारे देश में जिनको हम रोटो कहते हैं, और फिर हर राज्य में यानी हर स्टेट के अंदर एक ऐसी संस्था है जिसका नाम सोटो होता है। नोटो जो होती है वो एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाती है जिसमें सारे व्यक्ति जिनको की ऑर्गन की ज़रूरत है वो रजिस्टर किए जाते हैं उनकी सारी डिटेल्स के साथ में, और उसी के पास में और उसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सबसे पहले ये निर्णय होता है कि हाँ एक ये ब्रेन डेथ व्यक्ति हमारे पास है। अस्पताल उस नोटो को और सोटो को और रोटो को बताता है और जो नियम बने हुए हैं उसके हिसाब से ऑर्गन्स का एलोकेशन होता है। लेकिन फाइनल एलोकेशन जो होता है वो नोटो के थ्रू ही होता है, रोटो और सोटो उसमें सहयोग करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत बार हम सुनते हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया, तो ये ग्रीन कॉरिडोर क्या है? आपको पता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रेन डेड व्यक्ति है वो और जिसमें ट्रांसप्लांट होना है वो मरीज दोनों एक ही अस्पताल में और अक्सर एक ही शहर या एक ही स्टेट में भी हों। तो हमें अक्सर इन ऑर्गन्स को रिट्रीव करने के बाद में दूसरे शहर में, एक ही शहर में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में या देश के किसी भी कोने में ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। उस व्यवस्था में हमें ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई वीआईपी सड़क के ऊपर मूवमेंट होता है तो पूरी सड़क को खाली कर दिया जाता है ताकि उनकी गाड़ी को किसी तरह की रुकावट ना हो ट्रैफिक की समस्या की वजह से। तो ग्रीन कोड आप समझ लीजिए कि वो कॉरिडोर वो है कि हमारे लिए एक ब्रेन डेड व्यक्ति का जो ऑर्गन है वो हृदय भी हो सकता है, फेफड़े भी हो सकते हैं, लिवर भी हो सकती है, किडनी भी हो सकती है, कॉर्निया भी हो सकती हैं, इंटेस्टीन भी हो सकती हैं और आज की तारीख में अदर ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। वो सारे के सारे ऑर्गन्स पूरे देश के हिसाब से किसी भी वीआईपी से ज़्यादा बड़े वीआईपी बनते हैं क्योंकि वो एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए जा रहे हैं और इसलिए बिल्कुल वीआईपी कॉरिडोर की तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है ताकि समय रहते इसके पहले कि उसके अंदर कोई डैमेज होना शुरू हुआ हो और वो जिस व्यक्ति में दिए जा रहे हैं उसमें काम ना कर सके, उसको दिया जा सके और सही तरीके से ट्रांसप्लांट की सुविधा को आगे बढ़ाया जा सके। और इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, सिटी की पुलिस और बाकी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जिनको कि हमें कोऑर्डिनेट करना होता है और इसके अंदर भी नोटो, सोटो और रोटो के जो पदाधिकारी होते हैं वो सब बहुत मदद करते हैं। अब अंत में ये होता है कि कोई भी आदमी ये जानना चाहता है कि जब हम ऑर्गन रिट्रीव करते हैं उसके बाद क्या होता है और ट्रांसप्लांट क्या होता है। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक ब्रेन डेड व्यक्ति हमको पता चलता है कि दिल्ली में किसी अस्पताल में है और उसका ऑर्गन नोटो की वजह से हमको लखनऊ में एसजीपीजीआई में एक मरीज के लिए अलॉट हो गया। तो अब हमारे यहाँ की एक टीम या कभी कभी हम जो डोनर हॉस्पिटल है उसकी टीम से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसका ऑर्गन रिट्रीव कर लें। तो
तो इसका ऑर्गन हम लोग रिट्रीव करते हैं। इसके बाद इनके ऑर्गन को प्रिजर्व करने का एक पूरा तरीका होता है और उसको एक ऑर्गन बॉक्स होता है जिसके अंदर की पूरी अच्छी तरीके से आइस बॉक्स जैसा होता है जिसमें ठंडा करके लेके जाते हैं। तो वहाँ से डोनर हॉस्पिटल से ये हार्ट निकलता है उस ऑर्गन बॉक्स में। 2 या 3 डॉक्टर और कुछ और लोग उस टीम के साथ में होते हैं। अब ये हार्ट अगर दूरी इतनी है कि आप 2 घंटे के अंदर इस हार्ट को रेसिपिएंट हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं तो गाड़ी से जाता है, अगर नहीं होता है तो एयर एम्बुलेंस से या एयरप्लेन से जाता है। आज की डेट में कई जगह के ऊपर हम लोग ये भी संभावना तलाशते हैं पैसा बचाने के लिए, क्योंकि हर चीज़ में पैसा लगता है और अगर हम एक कॉमर्शियल फ़्लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो जो काम हमें 1-2 लाख रुपए में हो सकता है वो हमें 8 से 10 लाख रुपए लगते हैं अगर हम एक चार्टर्ड फ़्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो करते हैं। उसके बाद वो रेसिपिएंट जो सिटी होता है जैसे लखनऊ, वहाँ पहुँचता है। फिर वहाँ पे एक ग्रीन कॉरिडोर बनेगा और गाड़ी से वो रेसिपिएंट हॉस्पिटल में आता है। जैसे ही रेसिपिएंट सिटी में ये आ जाता है ऑर्गन, जो रेसिपिएंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे रेसिपिएंट की सर्जरी शुरू कर दी जाती है। लेकिन रेसिपिएंट का जो ऑर्गन होता है उसको निकालते तभी हैं जब ऑर्गन हमारे ओटी में पहुँच जाता है। और जैसे ही ऑर्गन ओटी में पहुँचता है, अब हमारी पूरी प्रयास ये रहता है कि ऑर्गन का नॉर्मल रेसिपिएंट की बॉडी में फंक्शन ऑर्गन के निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू होने के 6 घंटे के अंदर हो जाए। ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कभी कभी सैकड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के द्वारा काम हो रहा है और सोसाइटी ही इसको सक्षम रूप से चलाती है।